अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने डिप्थीरिया के बारे में बात करनी है कि डिप्थीरिया क्या होता है, जिसे हम खनाक भी बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 6 दिन है। तो अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, ये किस तरह हमारे जिस्म में अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले डिप्थीरिया जब एंटर होता है ओरल कैविटी के थ्रू, तो ये जो हमारे ओरोफेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं उन पर जाके कॉलोनाइज होता है, उधर अपनी कॉलोनी बना लेता है। और इसके साइड ऑफ अटैक भी वही है कि ये हमारे ओरल मतलब ये फेरिंग्स और लेरिंग्स जो ये ओरोफ्रेंजियल होता है टॉन्सिल्स, उन पे जाके अटैक करता है। उधर क्या करता है कि मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे कॉलोनी बनाएगा ये, फिर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिलीज़ करेगा अपना टॉक्सिन, जिसे हम एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं। अब फिर क्या होता है कि फिर इस एक्सोटॉक्सिन के 2 यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट ए बोलते हैं और दूसरे को हम सब यूनिट बी बोलते हैं। जो सब यूनिट ए होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है और जो सब यूनिट बी होता है इसको हम बाइंडिंग भी बोलते हैं, सब यूनिट बाइंडिंग। अब इसका क्या काम होता है कि ये बाइंड करता है जाके टॉन्सिलर एपिथेलियल सेल्स के साथ, जो टॉन्सिल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके फिर सब यूनिट ए को ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ये एपिथेलियल सेल के जो टॉन्सिलर सेल्स होंगे उनके साइटोप्लाज्म में ये शिफ्ट कर देगा सब यूनिट ए को, इसका कि यही काम है सब यूनिट बी का। फिर जब वो साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाएगा तो उधर आके वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा बाय इनहिबिटिंग एलोंगेशन फैक्टर एंजाइम जो है हमारा 2, इसको इनहिबिट करके प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा। फिर क्या होगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगी एपिथेलियल सेल की, जो टॉन्सिल्स के एपिथेलियल सेल्स होंगे उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी और ब्रेक डाउन होने की वजह से उधर एक मैस सा बन जाएगा, इन्फ्लेमेटरी मैस सा, और उसकी जो फार्मेशन ऑफ ग्रेश वाइट सीडो मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल्स। तो ये अक्सर अब बच्चों के आपको मतलब टॉन्सिल्स के ऊपर नज़र भी आते हैं, बड़ा क्लियर सा ये इसका हॉलमार्क होता है, ग्रेश वाइट सीडो मेम्ब्रेन, हमें एक मेम्ब्रेन सी बनी होती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट जो होता है अगर उधर तक रहे तो ठीक है, अगर ये ब्लड में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि जो डिप्थीरिया होता है ये कार्डिक टॉक्सिक भी होता है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, तो ये फिर उधर जाके मसले करता है। ब्लड सर्कुलेशन में अगर जाता है तो सबसे पहले हार्ट पे क्या करेगा, मायोकार्डाइटिस करेगा, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट जाएगा तो वहाँ पे ये अपने मसले करेगा। उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम में जाता है तो उधर मेन होता है कि ये नर्व पाल्सिस करता है, जैसे क्रीनियल नर्व पाल्सिस में बेल्स पाल्सी हो गया, पेरिफेरल नर्व न्यूरोपैथी में रिस्ट ड्रॉप हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, फ्रेनिक नर्व पाल्सी वगैरह में, तो ये सारे जहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे मसले करेगा। उसके बाद है कि लोकली स्प्रेड भी होता है, ये अगर वही वाला जो हमारा एक्सुडेट है वो अगर लोकली से स्प्रेड करता है फेरिंग्स पे, लेरिंग्स पे और इसोफेगस पे जाके ये ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। अगर फेरिंग्स लेरिंग्स पे जाएगा तो उधर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है, तो लोकली स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन है इसमें, अगर अभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इसकी हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जिसमें मेन हार्ट ब्लॉक है, न्यूरोपैथीज़ हो गई या लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इसमें मेन, जो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। न्यूरोपैथी में मेन है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व की अगर हो जाती है तो फिर आपका डायफ्राम जो है वो कंडक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी फेलियर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में ये है कि बच्चों में होता है 5 साल से कम बच्चा होगा, चाइल्ड जो काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं, टॉक्सिक से होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा, और उसके बाद है कि सोर थ्रोट होगा क्योंकि उसका मेन अटैक ही टॉन्सिल्स पर है। ओडेनोफेजिया का मतलब है कि पेनफुल स्वॉल्विंग होगी, क्योंकि उसका गला सूजा खड़ा होगा तो उस वजह से उसे स्वॉल्विंग काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। और भी ये है कि इसमें लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज मिलेंगे आपको, और बुल नेक इसके अंदर आपको मिलेगी, ये भी इसका हॉल मार्क है। बाकी जो इसका ओरिजिनल हॉल मार्क है वो यही है कि ऑन एग्जामिनेशन पे आपको ग्रेश वाइट क्रीमी सूडो मेम्ब्रेन मिलेगी और टॉन्सिल्स पे बच्चे के। तो ये तो हो गया इसका क्लिनिकल फीचर। इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि इसमें जो थ्रोट स्वैब कल्चर ही कराते हैं मेन, जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं आप इसे, वही है। उसके बाद इसका जो मेन आता है ट्रीटमेंट में यही है कि रिससिटेशन ट्रेकोस्टमी करते हैं, अगर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुई खड़ी होगी तो वेंटिलेशन वगैरह, अगर हार्ट ब्लॉक है तो उसे हम आइनोट्रॉप्स वगैरह देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस यही है कि डिप्थीरिया जितने भी टॉक्सिन है उनका एंटीटॉक्सिन आपने देना है, और अगर 48 घंटे से कम हो गए हैं तो अपने 20,000 से 40,000 इंटरनेशनल यूनिट देने, 48 घंटे से ज़्यादा हो गया तो 80,000 से 1,20,000
इंटरनेशनल यूनिट देना। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में जो आती हैं, एरिथ्रोमाइसिन है 500 मिलीग्राम 7 दिनों के लिए देनी है आपने 2 बीडी। उसके बाद एडिशनल जो है कुछ अगर बुखार वगैरह इसमें होगा तो उसमें एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स वगैरह आप दे सकते हैं। और अगर उसे ओरल डीकंजेस्टेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इसका प्रोफ्लैक्सिस में ये है कि अगर बर्थ के बाद डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस, इसकी वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। कब लगाई जाती है? छठे हफ्ते, 10वें और 14वें वीक की लगाई जाती है। बूस्टर इसका जो होता है वो 18 मंथ बाद लगाया जाता है। उसके बाद ये होता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन एक शीक टेस्ट करते हैं। शीक टेस्ट जो है ना, ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। इसमें क्या हो जाता है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन आप बच्चे को इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml स्किन या फोर आर्म में। तो फिर आप वेट करते हैं स्वेलिंग का या रेडनेस का, 48 से 72 घंटे तक आप वेट करते हैं। अगर उसमें क्या हो जाती है कि स्वेलिंग अपीयर हो जाती है तो इसका मतलब है बच्चा इम्यूनाइज नहीं है, नॉन इम्यूनाइज्ड है। अगर अपीयर नहीं होती तो वो मतलब इम्यूनाइज्ड हो चुका है। तो ये डिप्थीरिया के बारे में एक छोटा सा रिव्यू है।